Hello students, welcome back to our YouTube channel आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। अब तक की हमारी केमिस्ट्री की क्लास में हमने बात कर ली थी मेडिसिन्स के बारे में, और उसके बाद हमारा जो अभी रिसेंटली टॉपिक था वो था डाइज एंड पिगमेंट से रिलेटेड, कि रंजक किसे कहते हैं, वर्णक किसे कहते हैं, और ये किस तरीके से कपड़ों को या रेशों को रंगने का कार्य करते हैं। फिर हमने इनके डिफरेंसेस भी पढ़े थे कि क्या और रंजक और वर्णक में अंतर होते हैं। उसके बाद हमने ऑटोविट की क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम थ्योरी को भी पढ़ा था। फिर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ डाइज़ के बारे में, कि विभिन्न प्रकार की डाइज़ कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हमने कल 8 प्रकार की डाइज़ के बारे में पढ़ा था। तो ये तो हुआ हमारी लास्ट क्लास के बारे में। अब हम आज की नई क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे डाइज़ का स्ट्रक्चर के बेसिस पर किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, कि स्ट्रक्चर के आधार पर हमने किस तरीके से डाइज़ को अलग अलग भागों के अंदर बांटा है। चलिए देखो, पहला है अपने नाइट्रो एवं नाइट्रोसो रंजक, यानी कि ऐसी जो भी डाइज़ होंगी जिनके स्ट्रक्चर के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, नाइट्रो और नाइट्रोसो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, उन डाइज़ को हम बोलेंगे नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज़। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा पुरानी ज्ञात रंजक होती है। इसके अंदर जैसा कि हमने बोला क्या होगा, स्ट्रक्चर में नाइट्रो और नाइट्रोसो ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। ये किनको रंगने के काम में आते हैं? ये ऊन, रेशम, साबुन, इन सबको रंगने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण देखिए। एक है पिक्रिक अम्ल। ये देखो पिक्रिक अम्ल का एग्जाम्पल, जिसमें क्या होता है, जो फिनॉल होता है उस फिनॉल की दोनों ऑर्थो पोजिशंस और एक पैरा पोजिशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। इसको हम क्या बोल देते हैं? पिक्रिक अम्ल। फिर दूसरा क्या है? पक्का हरा ओ, जिसको फास्ट ग्रीन ओ भी बोला जाता है। इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है? इसमें नाइट्रोसो समूह उपस्थित है। तो ऐसे जो भी रंजक होते हैं जिनमें नाइट्रो और नाइट्रोसो ग्रुप मौजूद होते हैं, उनको हम बोलते हैं नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज। ये देखिए पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। और पिक्रिक एसिड कैसा दिखाई देता है? ये पिक्रिक एसिड आपको इस तरह का दिखाई देगा। नेक्स्ट है फास्ट ग्रीन, या जिसको हमने बोला अभी पक्का हरा ओ। ये फास्ट ग्रीन है और ये इसका क्या है? केमिकल स्ट्रक्चर। तो फास्ट ग्रीन कैसा दिखाई देता है हमें? फास्ट ग्रीन हमें इस तरह का दिखाई देता है। और इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है? नाइट्रोसो। आगे देखते हैं। अगला है डाइफेनिल मेथेन रंजक। डाइफेनिल मेथेन रंजक क्या होते हैं? तो देखिए इनकी जो मेन यूनिट होती है वो होती है डाइफेनिल मेथेन यूनिट। ये दिख रही है आपको यहाँ पे यूनिट, ये डाइफेनिल मेथेन यूनिट है। एक कार्बन से कितने फेनिल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं? 2 फेनिल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? डाइफेनिल मेथेन बोलेंगे। और इस जो CH2 दिख रहा है आपको, ये समूह, ये कौन सा समूह है यहाँ पे? CH2। इस CH2 के दोनों हाइड्रोजन्स को हटा करके हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? दूसरा कोई भी और सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इन रंजकों की जो मुख्य संरचना होती है उसकी इकाई कौन सी होती है? डाइफेनिल मेथेन होती है। और ये किसको रंगने में काम आते हैं? ये रेशम, ऊन, जूट, कागज और चमड़े आदि को रंगने में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है? जैसे ओरामीन ओ। आगे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ओरामीन ओ का किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये देखो ओरेमिन इस तरह की दिखाई देती है और इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। यहाँ पे ये कितना कार्बन है? 1 कार्बन, और उससे कितने फेनिल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं? 2। तो ये डाइफेनिल मेथेन स्ट्रक्चर हुआ। अब उसमें हमने आगे क्या कर रखा है? ये सब्स्टिट्यूएंट्स लगा रखे हैं। तो ये क्रियात्मक समूह यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं इसके अंदर, और सब्स्टिट्यूएंट्स को चेंज करने से यहाँ पे क्या बन गई है? ओरामीन ओ। तो इसकी जो मुख्य इकाई हुई वो कौन सी हुई? ये वाली, जिसको हमने भी क्या बोला था? डाइफेनिल मेथेन इकाई। नेक्स्ट अगला है ट्राइफेनिल मेथेन। जिस तरह से डाइफेनिल मेथेन होता है वैसे ही क्या होगा? ट्राइफेनिल मेथेन, यानी कि एक कार्बन से इस बार कितनी जुड़ी हुई होंगी? 3 फेनिल यूनिट्स जुड़ी हुई होंगी। ये देखो बीच में 1 कार्बन है और इससे इस बार 1, 2 और ये 3 इसके अंदर क्या जुड़ी हुई है? फेनिल यूनिट्स जुड़ी हुई है। तो इसीलिए ट्राइफेनिल मेथेन जो रंजक हुए हमारे, उनकी मुख्य इकाई कौन सी होगी? ट्राइफेनिल मेथेन। और ये होंगे क्या? ये रंजक ट्राइफेनिल मेथेन के अमीनो व्युत्पन्न होते हैं। जैसे भी हमने ओरामीन ओ पढ़ा था, उसके अंदर भी क्या थे? वो एमिनो डेरिवेटिव्स थे। तो ये भी इसके क्या होंगे? अमीनो व्युत्पन्न होंगे।
और इन रंजकों का उपयोग हम जो है वो ऊन, रेशम आदि को रंगने के लिए कर सकते हैं। सूती कपड़े को भी रंगने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टैनिन से मॉर्डेंट रंगा जा सकता है। मॉर्डेंट हमने कल पढ़ी थी, मॉर्डेंट डाइज क्या होती है, जिसके अंदर पहले हम एक धातु के आयन के विलयन के अंदर कपड़ों को भिगो देते हैं और उसके बाद दूसरा हम क्या करते हैं, किसी रंजक के विलयन में उनको भिगो देते हैं, जिससे धातु आयन और रंजक के बीच में क्या बन जाता है, उपसंयोजक बंध बन जाता है और इस तरह से वो हमारे कपड़ों को रंगने का कार्य करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मैलेकाइट ग्रीन। कल हमने मैलेकाइट ग्रीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। वैसे ये देखो, ये क्या है, मैलेकाइट ग्रीन। ये क्या है हमारा, मैलेकाइट ग्रीन है ये। क्लियर, ये कौन सा है, मैलेकाइट ग्रीन। देखो मैलेकाइट ग्रीन के क्रिस्टल्स इस तरह से दिखाई देते हैं और हमने क्या बोला था कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, ट्राइफेनिल मेथेन ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ देखो ये क्या है, एक कार्बन और 1 2 3, ये 3 यहाँ पर क्या है, फेनिल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया है, ट्राइफेनिल मेथेन बोल दिया है। और ये उसके क्या कहलाएंगे आगे, अमीनो व्युत्पन्न कहलाएंगे। तो ये क्या हुआ हमारा, मैलेकाइट ग्रीन हुआ। अब इसके बाद आता है थैलीन एवं जैंथेन रंजक, यानी कि क्योंकि हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर रहे हैं, संरचना के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया है ये वाला, तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि थैलीन यूनिट एक तो होनी चाहिए प्रेजेंट, और जैंथेन जो रंजक होंगे उनमें कौन सी होनी चाहिए, उनके अंदर जैंथेन यूनिट प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब ये थैलीन बनता कैसे है, तो थैलिक एनहाइड्राइड और फिनोलिक यौगिक जो होते हैं, जब इनकी आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो इनके संगठन से जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक थैलीन यौगिक कहलाते हैं। और इसी श्रेणी में हम लोग किसको रख सकते हैं, जैंथीन वाले यौगिकों को भी रख सकते हैं। तो जैंथीन और थैलीन इन दोनों के ही जो व्युत्पन्न होते हैं वो इस प्रकार के रंजक होते हैं, जिनके अंदर थैलीन और जैंथीन ये वलय पाई जाती है। फिनोफ्थलीन ये इंडिकेटर होता है, हम लोग इसको जब भी टाइट्रेशन करेंगे तो उसके अंदर यूज़ भी लेंगे। तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो होता है वो भी कौन सा होता है, थैलीन प्रकार का रंजक होता है और इसे सूचक के रूप में यानी इंडिकेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जो आपको हमने एग्जाम उसके दिए थे, टाइट्रेशंस दिए थे करने के लिए एक्सपेरिमेंट, तो उन टाइट्रेशन वाले एक्सपेरिमेंट में आपने लिखा था उसकी सूचक क्या होता है, लिखा था ना, और ये बोला था कि अंतिम रंग हल्का गुलाबी होता है, तो वो यही फिनोफ्थलीन होता है। फिर क्या है, फ्लोरेसीन। ये फ्लोरेसीन क्या है, ये एक जैंथीन व्युत्पन्न है। स्ट्रक्चर देखते हैं इन दोनों का। ये देखिए फिनोफ्थलीन, ये फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर हुआ, जिसके अंदर ये क्या है, ये 2 तो है फिनोलिक इकाइयाँ और ये आपका क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड वाली इकाई। तो फिनॉल के और थैलिक एनहाइड्राइड के संघनन से ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है हमारे पास, ये क्या होता है, फिनोफ्थलीन। ये फिनोफ्थलीन पाउडर इस तरह से दिखेगा और अगर हम इसको इंडिकेटर देखेंगे तो ये दिखेगा। और जब टाइट्रेशन हम करते हैं तो ये कलरलेस कंपाउंड को किस में चेंज कर देता है, हल्के गुलाबी रंग के अंदर चेंज कर देता है। तो टाइट्रेशन के अंदर इंडिकेटर के रूप में या सूचक के रूप में जो है वो हम इस फिनोफ्थलीन को काम में लेते हैं। इसके बाद क्या है, जैंथीन डाइज। तो ये देखो, ये जैंथीन का स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, और ये क्या है, हमारा जैंथीन डाई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो मुख्य वलय होगी वो कौन सी होगी, ये जैंथीन वलय जो है ये इसकी मुख्य वलय होगी। अगला क्या है, एजो रंजक। एजो मतलब क्या होता है कि ऐसे समूह जिनमें क्या उपस्थित हो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन उपस्थित हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एजोडाइज बोलेंगे। और ये भी क्या है, संश्लेषित रंजकों का एक बहुत बड़ा समूह होता है जिसमें लगभग सभी रंजक आ जाते हैं। तो इन रंजकों में कौन सा समूह होता है, क्रोमोफोर के रूप में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। जबकि इनके अंदर वर्णवर्धक या ऑक्सोक्रोम जो रंग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। इन पे क्या होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ही क्या कर देते हैं, ये रंग को बढ़ा देते हैं। लगभग सभी एजो रंग कैसे होते हैं, पक्के रंग होते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है हमारे पास, मैथिल ऑरेंज, एनिलीन येलो, सूडान फर्स्ट आदि। तो ये सब किस प्रकार के रंजक होंगे, एजो रंजक। यानी इन सब में कौन सा समूह उपस्थित होगा, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला समूह उपस्थित होगा। ठीक है, अभी इनके स्टेप एक बार एक करके हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। देखिए,
फर्स्ट क्या है ये, मैथिल ऑरेंज। देखो मैथिल ऑरेंज भी इंडिकेटर है, ये भी क्या है, एक इंडिकेटर। और ये भी कहाँ काम आएगा हमारे, जब हम टाइट्रेशंस करेंगे तो टाइट्रेशंस के अंदर जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती है, अम्ल क्षार अनुमापन जो होता है, उसमें मैथिल ऑरेंज इंडिकेटर के रूप में काम में आता है। तो ये तो मैथिल ऑरेंज का क्या है, विलियन। और ये मैथिल ऑरेंज कैसा है आपका, पाउडर्ड फॉर्म में। और ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर। तो देखो इसमें कौन सी इकाई आ रही है, यहाँ पे डाई एजो यूनिट इसके अंदर आ रही है, बीच में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, ये कौन सा रंजक होगा, एजो रंजक होगा। अगला कौन सा है वो देखते हैं। अगला है एनिलीन येलो। तो देखो एनिलीन येलो इस तरह का दिखाई देता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये वाला, जहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको, डाई एजो समूह। और ये क्या है, हमने कल पे बताया था क्रोमोफोर होता है, ये समूह कौन सा है, ऑक्सोक्रोम समूह होता है। तो ये कौन सी डाई हुई आपकी, एनिलीन येलो, और इसका भी टाइप कौन सा होगा, एजो रंजक वाला। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सूडान फर्स्ट। सूडान फर्स्ट देखो क्रिस्टल्स कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे इसके, और इसका जो यूनिट होगा वो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यानी कि यहाँ पे भी कौन सा समूह उपस्थित हो गया, डाई एजो समूह। तो इसलिए ये भी कौन से रंजक हो जाएंगे, डाई एजो रंजक। तो ये तो स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स किसके हुए हमारे, डाई एजो रंजक के। आगे देखते हैं अब इसको। अगला देखो छठा, स्ट्रक्चर के बेसिस पे छठा हमारा कौन सा है, इंडिगो रंजक। कल हमने बात की थी इंडिगो यानी नील की, और इसके दो रूपों की बात की थी, एक तो वाटर सॉल्यूबल था और एक वाटर इनसॉल्यूबल था। तो इंडिगो डाइस जो होती है ये क्या है, सबसे पुरानी ज्ञात रंजक है ये। और ये प्राप्त कैसे होती है हमें, तो ये प्राचीन अगर रूप से देखा जाए तो इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया नामक एक पौधा है, एक प्लांट जो है, उससे हमें नील प्राप्त होती है। नील की खेती भी की जाती है, तो ये जो नील होती है ये हमें इससे प्राप्त होती है। और ये कैसा रंग प्रदर्शित करता है, ये नीला रंग प्रदर्शित करता है। सूत के कपड़ों को या अलग अलग कपड़ों को रंगने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंडिगो। ये देखो नील कुछ इस तरह की दिखाई देती है, और इसका स्ट्रक्चर हम पहले भी देख चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। ये इसका स्ट्रक्चर होता है इंडिगो का, दो रूप में मिलेगा हमें, एक तो रिड्यूस्ड फॉर्म में मिलेगा और एक कौन सी फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में मिलेगा। रिड्यूस्ड फॉर्म हमने बात की थी कैसी होती है, वाटर सॉल्यूबल होती है, ठीक है। और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कैसी होती है इसकी, वाटर इनसॉल्यूबल होती है, यानी कि जल के अंदर घुलती नहीं है। रिड्यूस्ड फॉर्म को हमने एक और चीज़ कही थी कि इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कैसी होती है इसकी, कलर्ड यानी कि रंगीन होती है। जो नील लगाते हैं हम कपड़ों पे तो वो कैसी हो जाती है, फिर उसके बाद हवा में सुखाने के बाद वो नीला रंग ग्रहण कर लेती है। तो इसका मतलब इंडिगो डाइस जो होती है ये दो रूपों में मिलेगी आपको एक तो इंडिगो और एक ल्यूको फॉर्म के अंदर मिलेगी। तो ये दो प्रकार के रूप में मिलता है। अगला देखिए, अगला क्या है, एंथ्राक्विनोन रंजक। यानी कि एंथ्राक्विनोन रंजक की जो मुख्य इकाई होगी वो ये होगी, एंथ्राक्विनोन यूनिट, ठीक है। तो एंथ्राक्विनोन यूनिट इसका जो है मुख्य, या हम कह सकते हैं संरचनात्मक इकाई है, इसका नाभिक होता है। और इस वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन सा है, एलिजरीन। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका मिल रहा है यहाँ पे, एलिजरीन का, जो कि किससे प्राप्त होता है, मजीट पौधे की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। ये जो एंथ्राक्विनोन रंजक होते हैं ये किस रूप में उपयोग में लिए जाते हैं, मॉर्डेंट रंजकों के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। और हमने कल मॉर्डेंट रंजकों के बारे में जब पढ़ा था तो उसकी एक स्पेशलिटी, उसकी जो मुख्य विशेषता है उसकी बात की थी कि क्या मुख्य विशेषता होती है मॉर्डेंट डाइस की। तो क्या कहा था हमने, मॉर्डेंट डाइस जो होती है ये डायरेक्ट कलर नहीं करती। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी रेशा होता है या जो भी कपड़ा होता है पहले उसे किसी भी धातु के विलयन में भिगोते हैं और फिर उसके बाद हम उसे किसी रंजक के विलयन में भिगोते हैं। फिर धातु आयन और रंजक आपस में एक दूसरे के साथ में उपसंयोजक बंध बना करके जुड़ जाते हैं और इस तरह से कपड़े को रंगने का कार्य करते हैं। विशेषता क्या थी कि एक अकेला रंजक जो होता है वो अलग अलग आयनों के साथ में अलग अलग कलर प्रदान कर सकता है, कि भिन्न भिन्न धातु आयनों के साथ यह क्या करता है, भिन्न भिन्न रंग प्रदान करता है। जैसे देखिए ये जो एलिजरीन है, ये एलिजरीन अगर किसके साथ संकुल बनाए, एल्यूमिनियम आयनों के साथ, तो कैसा रंग देगी, गुलाबी रंग। अगर यही एलिजरीन किससे जुड़ जाए, फेरिक आयनों से,
तो इसका रंग कैसा दिखाई देगा, काला बैंगनी। अगर ये क्रोमियम आयनों से जुड़ जाए तो कैसा दिखेगा, भूरा बैंगनी। अगर यही एलिजरीन किससे जुड़ जाए, बेरियम आयनों से, तो कैसा दिखेगा, नीला। और अगर यही एलिजरीन आपका किससे जुड़ जाए, मैग्नीशियम आयनों से, तो इसका रंग कैसा दिखाई देगा, बैंगनी। यानी कि रंजक केवल एक, मगर इतने सारे धातु आयनों के साथ वो अलग अलग प्रकार का रंग प्रदान कर सकता है। तो ये स्पेशलिटी होती है किसकी, मॉर्डेंट डाइज की। और एंथ्राक्विनॉन जो होता है उसके अंदर क्या होगी, ये जो इकाई है हमारी, ये इकाई इसके अंदर होगी। कौन सी इकाई होगी उसके अंदर, ये वाली इकाई। तो ये होते हैं एंथ्राक्विनॉन रंजक। ये देखो फाइबर्स जो होते हैं, यानी कि जो कपड़े हैं, रेशे हैं, उनके जो हाइड्रोक्सी या उस पर अमीनो समूह भी उपस्थित हो सकता है। दोनों ग्रुप हो सकते हैं वहाँ पे, हाइड्रोक्सी भी हो सकता है और अमीनो ग्रुप भी हो सकता है। तो उससे ये रंजक क्या करते हैं, इस तरह से जुड़ जाते हैं। ये देखो एलिजरीन ने एल्यूमिनियम से क्या कर रखा है, उपसंयोजक बंध बना रखा है, और फिर उसके बाद ये किससे अटैच हो गए हैं, फाइबर से अटैच हो गए हैं, और इस प्रकार कपड़े को क्या करते हैं, ये रंग प्रदान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारा, विषम चक्रीय। विषम चक्रीय क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं अच्छे से कि विषम चक्रीय का क्या मतलब है। देखो जब भी कोई चक्र बनता है या कोई साइकिल बनती है कंपाउंड्स की, मान लीजिए जैसे हमने कहा कि ये कार्बन है और ये कार्बनों का एक चक्र बन रहा है। अगर ये कार्बनों का चक्र जो है, इसके अंदर सारे क्या है, कार्बन, सारे क्या है इसमें, कार्बन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समचक्रीय बोलेंगे या तो, या फिर क्या बोलेंगे, या फिर इसको हम बोल देंगे आपका कार्बो चक्रीय यौगिक। ठीक है, बेंजीन जैसे हम पढ़ते हैं तो बेंजीन क्या होती है, समचक्रीय होती है ना, वही। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे इस समूह को हटा करके, यानी मैं कार्बन को हटा करके यहाँ पे क्या बोल देती हूँ आपसे कि यहाँ पे जोड़ दूँ मैं नाइट्रोजन, सपोज ऐसा हमने किया। अगर हम नाइट्रोजन जोड़ देते हैं तो अभी कैसा हो जाएगा, विषम चक्रीय। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पर नाइट्रोजन जोड़ें, हम यहाँ पर नाइट्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, या फिर सल्फर हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन भी हो सकता है। कोई भी ऐसा परमाणु जो कार्बन नहीं हो बस, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, विषम परमाणु कहलाएगा। अगर इन सब से हट कर के कोई परमाणु आ जाए तो उसको हम बोल देते हैं विषम चक्रीय रंजक। या हम कह सकते हैं कि जब चक्र के अंदर बीच में कोई भी अलग परमाणु आ जाए, ठीक है, कार्बन के अलावा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, विषम परमाणु। और इस तरह से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, विषम चक्रीय हो जाएगा। तो विषम चक्रीय डाइज जो हुई, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये विषम चक्रीय डाइज देखो क्या होंगी कि इनके अणुओं की संरचना में कम से कम एक, कितनी होगी, कम से कम एक विषम चक्रीय वलय उपस्थित होगी। ये देखिए यहाँ पे ये वलय दिख रही है आपको, ये कैसी है, विषम चक्रीय, क्योंकि यहाँ बीच में ये कौन सा आ गया, नाइट्रोजन परमाणु आ गया, इसलिए ये कैसा हो चुका है, विषम चक्रीय। ये भी रंजकों का एक बड़ा समूह होता है, इसमें भी बहुत सारे रंजक आ जाते हैं लगभग। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास एक्रीफ्लेविन रंजक। इसका क्या उपयोग है, ये कैलिको प्रिंटिंग, रंजन, कीटनाशी, चिकित्सा इत्यादि में यूज़ में लिया जाता है। तो ये है एक्रोफ्लेविन का स्ट्रक्चर। आगे इसका केमिकल स्ट्रक्चर, और इसको दोनों को देखते हैं अच्छे से। देखो ये एक्रोफ्लेविन का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन से मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, और ये वाली जो आपको दिख रही होगी चक्र, यही कैसा है, विषम चक्रीय है। कुछ इस तरह का एक्रीफ्लेविन के क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं हमें। तो ये बात हुई किसकी, एक्रीफ्लेविन की, यानी कि कौन सा रंजक, विषम चक्रीय रंजक। तो ये संरचना के आधार पर हमारे कुछ रंजक थे जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया। तो यहाँ बात खत्म होती है हमारी रंजकों की, ठीक है। तो हमारा जो डाइज वाला टॉपिक था वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है, और अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी के अंदर, वो है केमिकल्स इन फूड। केमिकल्स इन फूड का मतलब खाद्य पदार्थों में कौन कौन से रसायन काम में लिए जाते हैं। देखो वैसे तो हम खाद्य पदार्थों में रसायन की अगर हम बात करें तो अलग अलग रसायन भी काम में लिए जा सकते हैं जो खाद्य पदार्थों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, या आप ये कह दीजिए कि जब उनको मिक्स किया जाता है तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना अजीनोमोटो, एक अजीनोमोटो करके रसायन आता है जो किसके अंदर होता है, चाउमीन वगैरह में यूज़ में लिया जाता है, और वो क्या करता है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब खाद्य पदार्थों में रसायनों के बारे में कि कौन कौन से रसायन प्रयुक्त होते हैं। अच्छे वाले जो रसायन होंगे, जैसे कि जो खाद्य पदार्थों को क्या करें, या तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं या फिर उनको कलर देते हैं, इस प्रकार के जो होंगे यहाँ पे हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि खाद्य पदार्थों में रसायन, यानी कि जो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने, या फिर उन्हें क्या करते हैं, आकर्षक बनाते हैं, या उनको रंगीन बनाते हैं, या फिर खाद्य पदार्थों में मिठास बढ़ाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे खाद्य पदार्थों में रसायन।
फर्स्ट इसमें हमारा होता है खाद्य परिरक्षक, फूड प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि ऐसे रसायन जो क्या करें, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाएं। उनको क्या करेंगे, लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखेंगे, उन पर सूक्ष्म जीवाणुओं की या जीवों की वृद्धि को रोक देंगे, उन्हें नष्ट कर देंगे और इस प्रकार से हमारे भोजन को क्या करेंगे, लंबे समय तक सुरक्षित रखेंगे। जैसे हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो पहले डिस्कशन किया था इस बारे में कि जो खाद्य परिरक्षक होते हैं ये लंबे समय तक भोजन को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। बाजार में जैसे जो भी चीज़ें मिलती है मार्केट में खाने के लिए काफ़ी लंबे समय तक आप देखते हैं, फ्रूट जूस जो होते हैं वो बॉटल्स के अंदर पैकेजिंग रहती है, अलग अलग फ्रूटी वगैरह देख लो कुछ भी, तो जब वो लंबे समय तक मार्केट में रहते हैं लेकिन फिर भी ख़राब नहीं होते, एक एक्सपायरी डेट के साथ आपको ये मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये फूड प्रिजर्वेटिव्स उनको एक लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से या सूक्ष्म जीवों की क्रिया से सुरक्षित रखते हैं। तो ये खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से या सड़ने से या ख़राब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और जो टेक्निक काम में ली जाती है उस टेक्निक को बोलते हैं खाद्य परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन। और प्रयुक्त किए जाने वाले जो रसायन होते हैं इनको हम बोल देते हैं खाद्य परिरक्षक। ठीक है, अब खाद्य परिरक्षण क्या करते हैं, ये खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं और ये उनके ऊपर क्या करते हैं, जो जीवाणु होते हैं उनसे होने वाली जो अवांछित परिवर्तन होते हैं ये उनको रोकते हैं या फिर नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से खाद्य परिरक्षक जो है हमारे काम में आते हैं। देखो, अब खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए खाद्य परिरक्षक जो होते हैं इनमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी वो हम क्या बोलेंगे कि खाद्य परिरक्षक है। जैसे कि अल्प मात्रा में क्रियाशील, यानी कि ऐसा नहीं हो कि भोजन से ज़्यादा तो हमें उसके अंदर क्या मिलाना पड़े, खाद्य परिरक्षक को ही मिलाना पड़े। तो खाद्य परिरक्षक बहुत ही कम मात्रा में क्या होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या हो, इसका प्रभाव लंबे समय तक हो। ठीक है, यानी कि मान लो कोई पदार्थ है, अगर उसका जो भी खाद्य परिरक्षक में उसमें मिलाया गया है यदि उसका लंबे समय तक प्रभाव नहीं रहेगा तो वो चीज़ क्या होगी, जल्दी ही खराब हो जाएगी। तीसरा क्या है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी ना करें। गुणवत्ता में कमी मतलब उसका जो टेस्ट होता है, उसका जो कलर होता है उसको चेंज ना करें। अगर किसी पदार्थ का, मान लीजिए जो खाद्य पदार्थ हम लेते हैं मार्केट से, चाहे जूस लेते हैं, चाहे आप बिस्किट्स लेते हैं, चाहे कुछ भी लेते हैं, यदि इन सब चीज़ों की गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो चीज़ें हम खाना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे होने चाहिए जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी ना करें। और फिर चौथा क्या होना चाहिए कि ये खाद्य पदार्थों पर हानिकारक प्रभाव ना डालते हो। ऐसा भी नहीं हो कि लंबे समय तक सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं लेकिन ये खुद ही क्या करते हो, उन खाद्य पदार्थों पर हानिकारक प्रभाव डालते हो। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर होनी चाहिए जिसको हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए खाद्य परिरक्षक के रूप में काम में ले सकें। अब देखो, कुछ जो इम्पॉर्टेंट खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में काम में लिए जाते हैं वो है सोडियम बेंजोएट। ये मैक्सिमम रूप से काम में लिया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में काम में लिया जाने वाला है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किया जाने वाला खाद्य परिरक्षक है और इसका विलयन बनाते हैं हम 0.06% से लेकर के 0.1%, यानी बहुत ही कम सांद्रता का इसका जो विलयन होता है वो हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में काम में लेते हैं। ये किसको किसको सुरक्षित रखता है, फलों के रस को, जेली, स्क्वैश, जैम, अचार आदि को सुरक्षित रखने में काम में लिया जाता है। ये सोडियम बेंजोएट का केमिकल स्ट्रक्चर होता है जिसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो, सोडियम बेंजोएट केमिकल स्ट्रक्चर, और इसका हम लोग बोल रहे हैं कि ये किस तरह का होता है, पाउडर्ड फॉर्म में। ये पाउडर्ड फॉर्म में इस तरीके का होता है लेकिन हम इसको किस रूप में प्रयुक्त करते हैं, इसका विलयन बना करके प्रयुक्त करते हैं। और ये किस किस को प्रयुक्त जो सेफ रखता है, जैम को, जेली, जैम, ये किसान जैम है और ये अचार है। तो इन सब को हम क्या कर सकते हैं, खाद्य परिरक्षक को इसमें काम में लेकर के इसको सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सॉर्बेट। नेक्स्ट जो है सॉर्बेट, ये सॉर्बेट क्या होता है, सार्बिक अम्ल के ही लवण होते हैं। तो सार्बिक अम्ल के जो लवण होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, सॉर्बेट बोल देते हैं। और ये दूध और पनीर से बनी जितनी भी खाद्य सामग्री होती है हमारी, उनको परिरक्षित रखने में प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल, ये पोटेशियम सॉर्बेट का केमिकल स्ट्रक्चर, और ये है पोटेशियम सॉर्बेट जो आपको दिखाई देगा क्रिस्टल के फॉर्म में इस तरीके का। पोटेशियम सॉर्बेट जो होता है ये दूध और पनीर से बनी हुई जो भी खाद्य सामग्री होती है उन खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। देखो, ये किसको प्रयोग करेंगे, दूध या फिर पनीर से बनी हुई जो भी होगी हमारी खाद्य सामग्रियाँ, उनको परिरक्षित करने में प्रयोग में लिए जाते हैं। अगला कौन सा होता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड।
पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड भी क्या है, खाद्य परिरक्षक है। लेकिन इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, तो ये जो पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड होता है, जब इसको हम किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलाते हैं तो ये वहाँ पर SO2 गैस को मुक्त करता है, और यही जो SO2 गैस होती है ये भोजन को क्या करती है, परिरक्षित करने का कार्य करती है। यानी कि पोटेशियम मेटाबाइट सल्फेट में मौजूद जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये भोज्य पदार्थों को क्या करेगी, परिरक्षित रखेगी। फिर देखो ये पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड का केमिकल स्ट्रक्चर, और ये किस तरीके का होता है, ये इस तरह से क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ये यहाँ पे यूज़ में लिया जाता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होता है ये खाद्य परिरक्षक, ठीक है। तो ये किसकी बात हुई, हमारे पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड की। अगला देखते हैं क्या है, तो अगला है पैराबीन्स। पैराबीन्स क्या होते हैं, तो ये एल्किल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट होते हैं। एल्किल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट को ही हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पैराबीन्स बोल रहे हैं। और इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, टमाटर की चटनी, सॉस आदि के परिरक्षण के लिए किया जाता है। हम जो मार्केट से सॉस की बॉटल्स वगैरह परचेस करके लेकर के आते हैं तो उसके अंदर कौन सा खाद्य परिरक्षक मिला हुआ होता है, पैराबीन्स उसके अंदर मिला हुआ होता है, जो लंबे समय तक उस टोमेटो सॉस को क्या करता है, उसको परिरक्षित करके रखता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से बचाता है। ये देखो केमिकल स्ट्रक्चर है पैराबीन्स का, ठीक है। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर पैराबीन्स का ये क्या करेगा, टमाटर की चटनी को या टमाटर के सॉस को, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। कौन करेगा ये कार्य, पैराबीन्स। अगला क्या है, अगला है हमारा प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट क्या होता है, ये प्रोपियोनिक अम्ल के एथिल या फेनिल एस्टर होते हैं। तो देखो ये क्या है, ये प्रोपियोनिक अम्ल है, और ये जो उसका क्या बना हुआ है यहाँ पे, कंप्लीट एक प्रोपियोनिक अम्ल का एथिल एस्टर बना हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, ये जो प्रोपिल के एथिल भी हो सकते हैं और इसकी जगह पे फेनिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो सकता है, दोनों ही क्या है, इसके एस्टर्स हैं। और इनका उपयोग किस में किया जाएगा, पापड़ में, या फिर बेकरी बिस्किट जो होते हैं, जो भी बेकरी के आइटम्स होते हैं, बिस्किट हुए या नान कताई हुई, या जो भी अलग अलग आइटम्स आप देखेंगे मार्केट के अंदर मिलते हैं बेकरी के, उन सभी को परिरक्षित रखने के लिए कौन काम में लिए जाते हैं, ये प्रोपियोनेट्स काम में लिए जाते हैं। ये देखो फेनिल ग्रुप जोड़ करके यहाँ पे एस्टर बनाया हुआ है इसका, तो ये बेकरी के आइटम्स को क्या करता है, सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि ये काम में आते हैं। इसके बाद जो भी होगा वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।